डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। पहले दिन ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक को लेकर संसद में किया हंगामा। राज्यसभा में खड़गे ने उठाया जंतर मंतर प्रोटेस्ट का मुद्दा। खड़गे बोले, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही सरकार। संसद से सड़क तक दिल्ली में हंगामा। कॉकरोच जनता पार्टी ने किया संसद मार्च। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने जंतर मंतर पर सीजेपी का मंच खाली कराया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की हुई मुलाकात। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन यूसीसी बिल विधानसभा में पेश। मंत्री गौतम टेटवाल ने यूसीसी बिल को सदन में किया पेश। सदन में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। हलाला होगा दंडनीय अपराध। यूसीसी के मसौदे में अनुसूचित जनजाति समुदाय को रखा गया बाहर। बाराबंकी को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने करीब 542 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। भगवान लोदेश्वर मंदिर पहुंचकर किया रुद्राभिषेक। भगवान लोदेश्वर के मंदिर के जीर्णोद्वार का किया ऐलान। बाराबंकी की उपेक्षा के लिए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में दान पात्र का ताला तोड़कर चोरी। वहीं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से चांदी का रथ गायब होने का दावा। चांदी के 4 पलंग, चांदी का सिंहासन और अन्य बहुमूल्य सामान भी गायब। पलाहारी महाराज ने सीएम योगी से की जांच की मांग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्षी सदस्य बैनर पोस्टर लेकर वेल में आ गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा में विपक्षी दलों ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। वहीं विपक्षी दलों ने चंदा चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा भी किया। प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य वेल में आ गए और चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा शुरू किया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की परंपरा का पालन करने की अपील की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि तख्तियां लहराना सदन की परंपरा नहीं है। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच प्रश्नकाल नहीं चल सका। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चंदा चोरी तो है ही, उसके समर्थक उधर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा है। हजारों बच्चे जंतर मंतर पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज कर दिया है। उन्होंने सदन में कहा कि सरकार छात्रों के प्रोटेस्ट को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। उधर हंगामे के बीच लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा को हंगामे की वजह से 6 बार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद भारी हंगामे के बीच दोनों सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करें, देश को दिशा दे।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां इसी कड़ी में दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च किया। नीट पेपर लीक मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी संसद के पास पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे। इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इधर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में घुस गए हैं। वहां उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। सोमवार के प्रदर्शन के लिए लोग रविवार रात 11 बजे से ही जंतर मंतर पर जुटने लगे थे। उन्होंने फुटपाथ पर ही रात गुजारी, जहां सुबह जब मार्च शुरू हुआ तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है और कॉकरोच जनता पार्टी का मंच भी खाली करा लिया गया है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई है। संसद भवन कनॉट प्लेस से भी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक और सरकारी भर्तियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक में शामिल लोग भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन अब तक किसी भी दोषी के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये भी कहा कि सरकार सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दे रही क्योंकि उसे आरक्षण लागू करना पड़ेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मुझे दुख है कि आज लाठी भी चली है। जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार का। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेक्शन 0 हो गया था। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के बीच देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और युवाओं की नाराजगी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना, बेरोजगारी और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की कमजोर स्थिति ने युवाओं को आंदोलन के लिए मजबूर किया है। मायावती ने सरकार से परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और कोचिंग संस्थानों पर भ्रष्टाचार मुक्त निगरानी रखने की मांग उठाई। उन्होंने अपने बयान में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि सरकार समय रहते इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे तो युवाओं को ऐसे आंदोलनों के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाकर समाधान निकालने की अपील की। अगली खबर, रांची में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने जयपाल सिंह स्टेडियम से शुरू होकर जुलूस अल्बर्ट एक्का चौक तक रविवार की शाम मशाल जुलूस निकाला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने नीट पेपर लीक के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जोर दिया। इस विशाल आंदोलन में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और कांग के विधायक सुरेश बैठा मुख्य रूप से शामिल हुए। तो वहीं पार्टी के कई नेताओं के साथ साथ राज्य के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार और देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का विरोध जताया। इस कड़ी में आंदोलन के बीच वित्त मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री से लेकर कांग के विधायक ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान सभी ने कहा कि आज देश के नौजवानों और छात्र छात्राओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस भ्रष्ट कुव्यवस्था में पीड़ित युवा पूरी तरह से लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीके से सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ये बेहद कड़वा सच है कि पेपर लीक के कारण देश में 2 दर्जन से अधिक होनहार छात्र छात्राओं ने तंग आकर खुदकुशी कर ली है। इस मौके पर युवाओं के आक्रोश की गूंज का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री से इन गंभीर हालातों से पूरी तरह आंखें मूंदे रखने का आरोप भी लगाया गया है। कांग्रेस द्वारा यह भी कहा गया कि देश और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के इस दर्द को समझा है और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। युवाओं का राहुल गांधी पर अटूट विश्वास है।
जो शिक्षा जगत से भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था को खत्म कर छात्रों की इस लड़ाई को धार देने आए हैं। उनके इस आह्वान पर हजारों छात्र छात्राओं ने कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रधान इस्तीफा दो, कब तक रहोगे चुप? धर्मेंद्र प्रधान सीट खरीद के रखा है, जैसे वो अभी तक सीट को अभी तक एक वर्ड नहीं बोला। 20 स्टूडेंट का लाइफ चला गया है। तो इस सरकार को करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी की सरकार को, वो समझने को तैयार नहीं है। लगातार 2016 से लेकर अब तक बार बार पेपर लीक हो रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्र हित की कोई काम नहीं कर रहा है, किसान बेहाल है, लोग सड़कों पर उतर कर छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि हम इतने 3 साल 4 साल से मेहनत करते हैं और किस कारण से पेपर लीक हो जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में यहाँ के युवक सड़क पर उतरे हैं, रांची के खिड़ालाल चौक तक आए हैं बिहार तरफ से। ये प्रतिवाद का द्योतक है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का भी मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन ही मोहन यादव सरकार ने यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश कर दिया। मंत्री गौतम टेटवाल ने यूसीसी बिल को सदन में पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी विधेयक के मसौदे को 19 जुलाई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है और इसे 20 जुलाई 2026 से शुरू हुए विधानसभा सत्र में पेश किया गया है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए समान नियम होंगे। यूसीसी के मसौदे में अनुसूचित जनजाति समुदाय को बाहर रखा गया है। समिति ने उत्तराखंड, गुजरात और असम के यूसीसी मॉडल का अध्ययन कर मध्य प्रदेश का मसौदा तैयार किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस कानून का समर्थन करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 को गठित 7 सदस्यीय समिति ने विभिन्न राज्यों के यूसीसी मॉडल, प्रचलित कानूनों और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया है। सुझाव लेने के लिए वेब पोर्टल भी बनाया गया, जिसे 22 मई 2026 को सार्वजनिक किया गया। लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है, जिसके कारण से हमने अपनी इस अधिनियम को लागू करने के पहले, वैसे तो विधानसभा में एक्ट पारित हो जाता, लेकिन आम जनता से जुड़ करके बातें पहुंचाने के लिए लगभग 2 महीने पहले हमने अपनी समान नागरिक संहिता की लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन के माध्यम से हमने अपने 51 जिलों में जन परामर्श बैठकें संपन्न की। 10 संभाग में वो बैठकें हुई और भोपाल में भी राज्य स्तरीय परामर्श हुआ है। राज्य स्तरीय परामर्श में भी सभी राजनीतिक दलों के साथ, विविध हमारे धर्म के या अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के संगठनों के साथ सबसे विस्तार से चर्चा हुई, उनसे बातचीत भी हुई। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों के ताबड़तोड़ दौरों के क्रम में सोमवार को बाराबंकी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां 542.41 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया। इससे पहले उन्होंने भगवान लोदेश्वर के मंदिर में पहुंचकर रुद्राभिषेक भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि इस जनपद को भगवान लोदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, कोई पुरसाहल नहीं। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 1947 में देश की आज़ादी हुई। आज़ादी की लौ बाराबंकी के लोदेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पहुंच पाई। आज़ादी के बाद वो लौ कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोदेश्वर महादेव मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी को जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए वो पैसा उपलब्ध नहीं हो पाया। आगे उन्होंने कहा कि पारिजात वृक्ष के संरक्षण के लिए पैसा नहीं प्राप्त हो पाया।
आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमने भारत के विरासत के प्रतीक भगवान लोदेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर कॉरिडोर के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है। अब काशी विश्वनाथ धाम की तीर्थ तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार के समय हॉकी के महान खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की हवेली बिकने की नौबत पर आ गई थी, लेकिन तब हमारी जब सरकार आई तो हमने केडी सिंह बाबू की हवेली नहीं बिकाई। सरकार उसका पैसा चुकाएगी और सरकार बाबू केडी सिंह की स्मृतियों को पुनर्जीवित करेगी। ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर कर दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने, यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। इस बार पार्टी चुनावी समर में महिलाओं पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। रणनीति के तहत उन महिला नेत्रियों को तरजीह दी जाएगी जो जमीनी स्तर पर राजनीति में सक्रिय हैं। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की छटनी का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। सूत्रों की माने तो इस बार रणनीति ये है कि हर विधानसभा सीट के लिए बनने वाले संभावित उम्मीदवारों के पैनल में कम से कम एक महिला का नाम जरूर रखा जाए ताकि सक्रिय महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों के पैनल में कम से कम एक महिला दावेदार का होना अनिवार्य होगा। पार्टी करीब 35% सीटों पर महिला चेहरे उतारने पर विचार कर रही है। टिकट के लिए दावेदारों की स्क्रीनिंग का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। उम्मीदवारों की साख, सामाजिक पैठ और धरातल पर उनके काम को स्क्रीनिंग का मुख्य आधार बनाया जाएगा। देखा जाए तो साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का कांग्रेस का नारा बेअसर साबित हुआ था और पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस वक्त कांग्रेस ने रिकॉर्ड 148 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन सिर्फ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ही अपनी सीट बचा पाई थी। अब एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आधी आबादी पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर रही है। आधी आबादी पूरा हक, इस फॉर्मूले के साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश की हर महिला को सिर्फ वोटर ही नहीं बल्कि विधायक और नीति निर्माता बनने का अवसर देने जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा में कांग्रेस 35% महिलाओं को मैदान में उतारेगी। स्क्रीनिंग कमेटी को निर्देशित किया गया है कि हर विधानसभा सीट पर एक महिला को पैनल में अनिवार्य रूप से चयन किया जाए और उस महिला का चयन किसी परिवारवाद या राजनीतिक दबाव में न हो, बल्कि उस महिला की क्षेत्र में स्वीकार्यता और उसकी राजनीतिक सक्रियता के आधार पर किया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर धार्मिक नगरी मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में दान पात्र से चोरी की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार मंदिर के मुख्य मार्ग स्थित गेट नंबर 1 पर श्रद्धालुओं के दान के लिए रखी स्टील की गोलक का ताला सोमवार को टूटा हुआ मिला। मंदिर कर्मचारी ने इसकी सूचना तत्काल मंदिर प्रबंधन को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर गोलक में रखी नकदी लेकर फरार हो गए, जबकि रेजगारी सिक्के मौके पर ही छोड़ गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। चोरी की गई रकम का आकलन किया जा रहा है और आरोपियों की तलाश जारी है। मंदिर में हुए इस घटना से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है।
वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से भी ठाकुर जी के उपयोग में आने वाले चांदी के रथ सहित अन्य बहुमूल्य सामान गायब होने के दावे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। संत फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर पूरे मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर साधु संतों में भी नाराजगी जताई जा रही है। फलाहारी महाराज का आरोप है कि ठाकुर जी की रथ यात्रा में पिछले करीब 20 वर्षों से उपयोग में आने वाला चांदी का रथ इस वर्ष नहीं मिला। उनका दावा है कि इसके अलावा चांदी के 4 पलंग, चांदी का सिंहासन तथा अन्य बहुमूल्य सामान भी गायब हैं। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु ठाकुर जी के लिए सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं श्रद्धा भाव से दान करते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भावना होती है कि उनके द्वारा अर्पित सामग्री भगवान की सेवा में ही उपयोग हो, लेकिन आरोप है कि समय के साथ ये सामान गायब होता जा रहा है। फलाहारी महाराज ने पत्र में ये भी कहा कि यदि पिछले कई वर्षों के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच कराई जाए तो पूरे मामले का खुलासा हो सकता है और जिम्मेदार लोगों की पहचान संभव है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई अथवा एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। आज हमने बड़े दुखी मन से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है और अनुरोध किया है कि जो बांके बिहारी हमारे रथ यात्रा से चांदी के सिंहासन पर चांदी के रथ में विराजमान होकर निकलते थे, वो चांदी का रथ ही चुरा लिया, चांदी का सिंहासन भी चुरा लिया, चांदी के 4 पलंग थे वो भी चुरा लिए। पहले इन लोगों ने खजाना गायब कर दिया, जितने भी सोने चांदी के आभूषण आते हैं उनको ले जाते हैं, चलो वो तुम्हारे जजमान के हैं, लेकिन चांदी का रथ तो किसी श्रद्धालु ने बांके बिहारी जी के लिए दिया था, रथ यात्रा के लिए बनवाया था। बहुत दुख और अंतर में दुख का कारण बना है एक चीज। पहले तो श्री अयोध्या जी में राम जी का मंदिर में चोरी हुआ, उसको लेकर सनातन का कितना किरकिरी हो रहा है, कितना बदनाम हो रहा है। और अभी हमारी ब्रज के धरोहर ब्रज के राजा बिहार जी मंदिर में बिहार जी के उत्सव में व्यवहार होते हुए श्री चांदी का विमान, चांदी का अलंकार और चांदी की जो घोड़ा, ये अश्व चोरी हो गया। अगली खबर, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार 9वीं रात नए हवाई हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन हमलों का मकसद हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले की ईरानी क्षमता को कमज़ोर करना है। अमेरिका की ईरान के खिलाफ 9वीं स्ट्राइक पूरी हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस दौरान ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकानों और मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद उत्तर पश्चिमी ईरान की तबरीज मिसाइल फील्ड में आग लगने की खबर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मिसाइल परिसर में अमेरिकी हमलों के बाद आग भड़क उठी। इस मिसाइल फील्ड को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर एरोस्पेस फोर्स चलाती है। IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन, कुवैत, ओमान समेत कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने खुजेस्तान प्रांत में बन रहे डार्कोविन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की साइट पर हमला किया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कहा कि अमेरिका की मौजूदा कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की परमाणु मिसाइल बनाने की हर संभावना को खत्म करना है। वहीं स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया है। 106वें मिनट में फेररान टोरेस के निर्णायक गोल ने अर्जेंटीना का लगातार दूसरा विश्व कप जीतने का सपना तोड़ दिया। अंतिम सीटी बजते ही मेसी की आंखें नम थीं और मैच लाइफ स्टेडियम एक बार फिर उनके करियर के सबसे भावुक लम्हों का गवाह बन गया। हार के बाद मेसी रो पड़े। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। टीम ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 2022 की चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस ने गोल किया। इसी के साथ स्पेन ने 2010 के बाद दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की।
तब टीम ने नीदरलैंड को 1-0 से हराया था। अगर ये मुकाबला 90 मिनट तक बराबरी पर रहा तो इसकी सबसे बड़ी वजह अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज थे। स्पेन पूरे मैच में लगातार अटैक करता रहा। कभी लामिन यामाल ने बॉक्स के बाहर से शॉट लगाया, कभी ओयारजाबाल ने मौका बनाया तो कभी पेड्री ने और निको विलियम्स गोल के करीब पहुंचे। हर बार मार्टिनेज ने खुद को गेंद और गोल पोस्ट के बीच खड़ा कर दिया। मेसी से उम्मीद थी कि वे एक बार फिर बड़े मैच में कमाल कर दिखाएंगे, लेकिन स्पेन की मिडफील्ड और डिफेंस ने उन्हें कभी खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। दूसरी ओर यमाल लगातार अर्जेंटीना के डिफेंस पर हमला करते रहे। रेफरी की अंतिम सीटी बजते ही स्पेनिश खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। कोई घुटनों के बल बैठ गया, कोई आसमान की ओर देखने लगा तो कोई अपने साथी खिलाड़ियों से लिपट गया। 16 साल का इंतजार खत्म हो चुका था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।